अभिवादन मित्रों। हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब देख रहे थे और उसमें भी हमने राजनीति विज्ञान प्रारंभ किया था, जिसका पहला अध्याय भारत के संविधान का निर्माण हम लोग देख रहे थे। और हम संविधान की उद्देशिका इस टॉपिक पर पहुंचे थे। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि संविधान की उद्देशिका क्या है और इस संविधान में जगह क्यों दी गई है, ये जानने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ी देख लेते हैं। पहला तो ये कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है लिखने को, लेकिन आप इसे केवल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर समझिए कि राज्य में भी यही स्ट्रक्चर है, यही संरचना है। तो हमारे सरकार की जो संरचना है वो किस प्रकार होती है, आप देखेंगे कि यहाँ एक लेजिस्लेचर अथवा विधायिका, या इसे ही कहीं कहीं पर व्यवस्थापिका कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशियरी जिसे न्यायपालिका कहते हैं। तो ये तीन अंग हैं सरकार के। विधायिका वो स्थान है, विधायिका विधायिका वो स्थान है विधायिका वो स्थान है जहाँ पास हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे कि राज्य सरकार के लिए देखेंगे कि तो हमारे द्वारा चुने गए विधायक, और केंद्र सरकार के लिए देखेंगे तो हमारे द्वारा चुने गए सांसद। तो ये जो है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, वो यहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं और विधि का निर्माण करते हैं। विधि अर्थात कानून, उसी विधि से विधायिका है, ये लेजिस्लेचर है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जहाँ विधि का निर्माण करते हैं बैठकर, उस स्थान को विधायिका कहते हैं। तो ये देखिए चित्र में, ये हमारा भारतीय संसद नई दिल्ली स्थित, उसका ये चित्र छपा हुआ है। तो ये उसे विधायिका कहते हैं, ये सरकार का एक अंग है। दूसरा अंग जिसे हम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका वो नाम से स्पष्ट है, कार्यपालिका जो कार्य का पालन करवाए, या पालन यू इस प्रकार समझिए कि जो ये लेजिस्लेटर अर्थात विधायिका जो कानून बनाती है, इस कानून के पालन करने की जिम्मेदारी, पालन करवाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर रहती है, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो केंद्र सरकार के तहत देखें तो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये सम्मिलित रूप से आते हैं, जिनका मुख्य उत्तरदायित्व हमारी विधायिका अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना, पालन कराना, और मूलभूत निर्णय संविधान के रूप संविधान क्षमा कीजिएगा, सरकार के मूलभूत निर्णयों को लेना इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ कार्यपालिका। और तीसरा अंग जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं अर्थात जुडिशियरी। तो न्यायपालिका से आप परिचित हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अधीनस्थ जो सारे न्यायालय आते हैं, जैसे कि राज्य का हाई कोर्ट है, और जो नीचे जिला न्यायालय है, यहाँ पास आप ब्लॉक में होते हैं, ये सारे आते हैं। तो इस प्रकार सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को पालन कराती है और नीतिगत निर्णय लेती है सरकार के नाम पर, और ये तीसरा न्यायपालिका जो प्रत्येक व्यक्ति का न्याय सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये तीन अंग हैं सरकार के। अब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है। और हमने ये जाना कि सन 1946 में दिसंबर 1946, वो भी कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा वह सभा जिसका काम संविधान बनाना था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और हमने ये देखा था कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमें आज़ादी कब मिली है, हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए 1946 में हमारा कार्य प्रारंभ हुआ, 1949 में संविधान बना, और आज़ादी हमें मिल गई थी 1947 में। तो जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त हमारा संविधान बनने का कार्य चल रहा था। संविधान बनने का कार्य पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था। और संविधान का हमारा क्या उद्देश्य था,
हमारा देश कैसे चलेगा, किस प्रकार चलेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसे निर्धारित करना। तो ये देखिए, जब 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए और हमारा संविधान बना नहीं है, हमारा संविधान बना नहीं है, तो हमारा देश किस प्रकार चलेगा, क्योंकि इसके नियम कानून तो बने नहीं हैं। तो देखिए, जो संविधान सभा थी 1946 में जो बनी थी, जिसे हमारे देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था, 15 अगस्त 1947 से वही संविधान सभा नए राज्य की विधायिका, मैं राज्य से समझा चुके हैं कि हमारे देश को ही राज्य बोला जा रहा है, तो हमारे देश की विधायिका, और विधायिका मैंने कुछ देर पहले कहा किसे, संसद को, तो वही संविधान सभा 15 अगस्त 1947 से हमारे देश के संसद के रूप में कार्य करने लगी। वही संविधान सभा 15 अगस्त 1947 से हमारे देश के संसद के रूप में कार्य करने लगी, अर्थात अब उसका कार्य संविधान बनाना तो रहा ही, साथ ही साथ संसद का कार्य हमने बताया विधि निर्माण करना, तो उसका कार्य विधि निर्माण करना भी हो गया, देश के लिए तत्काल जो जरूरत के कानून बनाना, और शासन का संचालन कार्य। अब संसद में जो सांसद बैठते हैं वही तो शासन का सारे निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, तो ये सब संविधान सभा का दायित्व बन गया 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि तब तक हमारे देश में चुनाव हुआ नहीं। चुनाव कैसे होंगे, हमारा संविधान ही नहीं बना, संविधान तो 1949 में बना, तो 1949 से पहले जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो संविधान सभा ही संसद बन गई, और संविधान सभा के सदस्य ही मान लीजिए सांसद के रूप में कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये संविधान सभा का 15 अगस्त 1947 से दोहरा कार्य हो गया। तो ये एक चीज हमें समझना था कि जब देश को आज़ादी मिली, संविधान बना नहीं था, तो फिर संसद का कार्य कौन कर रहा था, तो ये संविधान सभा कर रही थी। ठीक है, एक और चीज ये इसमें स्पष्ट लिखा है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा की दो अलग अलग काम सौंपे गए, एक में तो उसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था, और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना कैसे, कि जिस दिन संविधान सभा के रूप में वही लोग बैठते थे उसी जगह पे संविधान सभा के रूप में, तो उस दिन संविधान के बारे में डिस्कशन होता था, और जिस दिन विधायिका के रूप में बैठते थे अर्थात संसद के रूप में, तो उस दिन इसका कार्य क्या होता था, उस दिन इसका कार्य देश के लिए कानून बनाना, आम कानून जो संसद के अंतर्गत आते हैं, तो वो बनाना रहता था। ठीक है, और जिस दिन इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो उस दिन इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। हमने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब इसकी बैठक बतौर विधायिका अर्थात संसद होती तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर अर्थात श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ये करते थे। हमने कहा था संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसी प्रकार सबसे पहली हमारे जो देश की जो लोकसभा हुई थी, जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, हमने कहा कि यही संविधान सभा लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी। संसद बोला, संसद का मतलब वही था लोकसभा, तो यही संविधान सभा हमारी लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी, तो उसका पहला अध्यक्ष यही जी.वी. मावलंकर जी हुए, क्योंकि जब वो संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता ये करते थे, और वही संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। अब 26 नवंबर सन 1949 तक तो ये पूरा संविधान सभा के रूप में कार्य किया, और साथ ही साथ संसद के रूप में भी कार्य करते रहा। फिर 26 नवंबर 1949 के बाद तो संविधान सभा की जरूरत नहीं रही, तो ये अस्थायी संसद के रूप में फिर सिर्फ संसद के रूप में कार्य किया। कब तक, जब तक देश में पहला चुनाव हो नहीं गया और उस चुनाव में नए जो सांसद चुन के नहीं आ गए, और सरकार पहली चयनित सरकार जो कि सन 1952 तक आते आते बनेगी, अप्रैल 1952 तक, तो तब तक के लिए ये केवल संसद के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, अब आगे क्या, देखिए एक और चीज है। हमने कहा कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त, और वही बात कि हमारा संविधान तो बना नहीं है, और हमारा संविधान बना नहीं तो हम संविधान जिस दिन बनता है उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र से क्या तात्पर्य है, ये शब्द हम आगे और डील करेंगे कि गणतंत्र शब्द से क्या तात्पर्य है। हम अभी आपको बताते हैं कि गणतंत्र से क्या तात्पर्य है। गणतंत्र से तात्पर्य ये होता है कि गणतंत्र उस देश को कहते हैं जिस देश का प्रमुख हेड, जिसे हम लोग हेड बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, जैसे हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति को बोलते हैं, तो गणतंत्र उस देश को कहते हैं जिस देश का प्रमुख एक चयनित व्यक्ति होता है, जिसे चुनाव के द्वारा
चयन किया जाए, वंशानुगत नहीं होता, जन्म से नहीं होता कि किसी एक परिवार का है तो वही बनेगा। तो जो जन्म से नहीं होता, जिसे चयन करके बनाया जाता है जिस देश के प्रमुख को, उसे गणतंत्र कहते हैं। हमारा देश एक गणतंत्र है क्योंकि हम राष्ट्रपति को चुनकर बनाते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनका भी चुनाव ही है समझिए। तो हमारा देश एक गणतंत्र है। तो हमारा देश गणतंत्र कब बना था? 1950, 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से बीच, इन दोनों के बीच हमारा देश क्या था भाई? 1947 से पहले तो देश गुलाम था अंग्रेजों के, 1947 में आजाद हुआ और हम बोल रहे हैं कि 1950 में गणतंत्र बना। तो 1947 से 1950 के बीच हमारा देश क्या था? तो 1947 से 1950 के बीच हमारा देश ब्रिटिश डोमिनियन था। ब्रिटिश डोमिनियन अर्थात हमारा देश ब्रिटिश शासक पर निर्भर था। माफ कीजिएगा, अर्थात हमारे देश का जो हेड है, जो राष्ट्रपति अभी नहीं बना है, वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल उसका हेड था। फिर भी मतलब जब तक हमारा संविधान बनने तक 1950 आते तक, 1947 से लेकर 1950 के बीच हमारा जो हेड है वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ही रहा, अर्थात ब्रिटेन से ही हमारा हेड था उस वक्त तक। समझिए हम ब्रिटिश के एक डोमिनियन थे। ठीक, यूँ समझ लीजिए कि हमारे सिर के ऊपर ब्रिटेन का हाथ तब तक बना रहा जब तक हमारा संविधान निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ये एक सवाल बनता है कि 1947 से 1950 के बीच हमारा देश क्या था? तो वो ब्रिटिश डोमिनियन था और 50 के बाद गणतंत्र हो गया। गणतंत्र को आगे फिर समझेंगे डिटेल में। ये हमारे देश का संविधान, आप इसे पहले भी देख चुके हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, आप इसे पहले भी देख चुके हैं। ये उसकी इंग्लिश प्रति है, इंग्लिश प्रति, और ये हिंदी। आगे देखेंगे पूरा डिटेल में, इसका प्रत्येक शब्द ब शब्द क्या है, कैसे है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना थी वो। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, कैसे है? तो संविधान को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। संविधान हमारा 4 चीज दिखाता है हमें। क्या क्या चीज? यहाँ देखिए, पहला तो ये कि इसकी शक्ति का स्रोत कौन है। तो देखिए, हम भारत के लोग, ये वाला जो लाइन है ये उसकी शक्ति का स्रोत बताता है। उसके बाद दूसरा क्या बताता है? दूसरा ये बताता है कि हमारे देश की प्रकृति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार का हमारे देश की प्रकृति रहेगी, अर्थात किस प्रकार का देश होगा। फिर तीसरा, हमारे देश का उद्देश्य क्या होगा। तो ये तीसरा हमारा उद्देश्य क्या होगा, ये बीच के लाइन बताती है। और चौथा कि इसे कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो ये उस तारीख को, ये अंतिम वाला चीज, अंतिम पैराग्राफ बताता है। तो ये सारी चीजें बताती है। देख लीजिए ये प्रस्तावना क्या बताता है। पहला तो सत्ता का स्रोत किसके हाथ में होगा? जनता, क्योंकि बोलते हैं कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कौन? मतलब जनता। प्रस्तावना पहला चीज तो ये बताती है कि सत्ता का स्रोत कौन है, तो हम हैं, हम भारत के लोग ही स्रोत हैं, इसी से शक्ति प्राप्त होती है देश को। और दूसरा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, तो उसमें लिखा है कि संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होगा हमारा देश। हमारा देश एक गणराज्य होगा। तो ये सत्ता का स्वरूप होगा। आगे एक एक शब्द देखेंगे तो ये सत्ता का स्वरूप इस प्रकार। और उद्देश्य क्या होगा, तो ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता, ये सब सत्ता का उद्देश्य है कि किस प्रकार होगा। ये प्रत्येक शब्द जो अभी यहाँ पास लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द अभी संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये संविधान और संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, जिसे प्रीएम्बल भी कहते हैं, और जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। अब देखते हैं भारत की प्रस्तावना संविधान का, कि उसका एक एक शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है। देखिए, पहला लाइन क्या है कि हम भारत के लोग। मैंने कहा कि 4 चीजें दिखाती है, जिसका पहला तो ये है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये क्या दिखाता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के जो लोग हैं, इन्हीं के हाथों में हमारी पूरी देश की शक्ति है, संविधान की पूरी शक्ति है, इन्हीं के हाथों में निहित है। इन्हीं से सत्ता को शक्ति प्राप्त होती है।
हम ही चुन कर भेजते हैं हर किसी को, हमारे ऊपर ही सारी शक्ति निर्भर करती है। तो हम भारत के लोग, ये पहला शक्ति का स्रोत बता रहा है। अब बता रहा है भारत को एक, ये तो सामान्य सा लाइन है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ तक ये दूसरा चीज, पहला हम भारत के लोग हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ से चालू हुआ है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, भारत को बनाने के लिए बात कर रहा है। तो कैसा बनाना है भारत को? तो भारत को इस प्रकार बनाना है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है भारत को। मैंने बोला पहला तो शक्ति का स्रोत बताया कि हम भारत के लोग, दूसरा भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। तो ये भारत का स्वरूप बता रहा है दूसरा। तो अब देखते हैं प्रत्येक शब्द को कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हम स्वयं में संपन्न होंगे, हम किसी और पर निर्भर नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से भारत जो है किसी विदेशी सत्ता या विदेशी ताकत के अधीन नहीं होगा। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने कहा कि 47 से 50 के बीच तो वो ब्रिटिश डोमिनियन था, 50 के बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, वो किसी पर निर्भर नहीं, अपनी स्वेच्छा से सारे निर्णय लेने के स्वतंत्र है और किसी की इच्छा मानने के लिए बाध्य नहीं है वो। तो इसलिए ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका यही अर्थ है कि स्वयं में संपन्न है, किसी और पर निर्भर नहीं करता। दूसरा समाजवादी, तो ये समाजवादी शब्द क्या है? देखिए समाजवादी का अर्थ ये है कि जो संसाधन है, हमारे देश के जो संसाधन हैं उसको इस प्रकार वितरित करें कि उस पर अमीर गरीब सभी को उस पर हक मिले, सभी को उचित हक मिले, यूँ कहें हम, और सभी का उस पर बराबर का योगदान हो। योगदान नहीं, उसे कहेंगे कि बराबर का उसमें हिस्सा। हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समाजवाद हल्का सा थोड़ा बाकी दुनिया से अलग है, लेकिन वही है कि जो संसाधन है उसमें सभी के समान अवसर हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो कि जो हमारे देश के संसाधन हैं उसका सभी उपयोग कर सके और सभी को उस तक पहुंचने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो उसका उपयोग कर सके। तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थात, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष जिसे भी बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश का या सरकार का कहें कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द का साधारण सा तो यही अर्थ है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है कि हमारे देश का या हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये है कि हमारी सरकार सभी धर्मों का समान आदर करेगी। अब इसको 3 बिंदुओं में समझिए। पहला तो ये कि सरकार किसी धर्म के एक तरफ झुकाव नहीं दिखाएगी, हमारी सरकार वो सभी धर्मों को समान आदर से देखेगी, तो पहला किसी की तरफ झुकाव नहीं दर्शाएगी। दूसरा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, और तीसरा कि वो सभी धर्मों को समान आदर के साथ देखेगी और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी। अब अगला शब्द लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र से ये तात्पर्य है कि जो सत्ता है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए किया जाने वाला शासन, कि हमारा जो सरकार है वो जनता चुन के भेजेगी, जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि सरकार चलाएंगे, तो ये लोकतंत्रात्मक इस प्रकार का स्वरूप होगा। और गणराज्य, मैं कुछ देर पहले ही बताया कि हमारे देश का जो सरकार का मुखिया, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो एक चयनित प्रतिनिधि होगा, ना कि वंशानुगत, इसलिए इसे गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका यही अर्थ है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो लाइन है ये हमारे देश का स्वरूप बताएगा कैसा रहेगा। तो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, स्वयं में संपन्न, स्वयं पे निर्भर, किसी और पे निर्भर नहीं, समाजवादी है, सभी के लिए संसाधनों पर समान अवसर, पंथ निरपेक्ष है, इसका कोई धर्म नहीं है, किसी एक धर्म के प्रति ये फेवर नहीं करेगा, झुकाव नहीं दिखाएगा, लोकतंत्रात्मक है, जनता द्वारा चुना गया है, जनता के लिए शासन किया जाएगा, और गणराज्य अर्थात इसका जो मुखिया है वो जनता के द्वारा चयनित होगा। तो ये पहला बताया कि हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत कहाँ से है, हम भारत के लोग। दूसरा बताया कि ये हमारे देश का शासन कैसा होगा, तो इस प्रकार का होगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि उद्देश्य क्या होगा, हमारे देश के शासन का उद्देश्य क्या होगा। तो ये उद्देश्य यहाँ से है कि तथा उसके समस्त नागरिकों को,
तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करना है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ये यहाँ एक यहाँ पर स्टॉप है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय अर्थात जाति, धर्म, लिंग, छुआछूत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय अर्थात अमीर गरीब इस आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान दर्जा प्राप्त होगा और सभी को उचित प्रकार से आर्थिक गतिविधियों हेतु समानता मिलेगी। और राजनैतिक न्याय का तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, इस पे भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है हमारे देश में, आप संसद में देखिए, सांसद बनने के लिए 25 साल उम्र है। 25 साल यदि आपका उम्र है तो चाहे आप अमीर रहें, गरीब रहें, किसी भी जाति के रहे, कुछ भी रहे, आप सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये राजनैतिक न्याय है कि आप राजनैतिक रूप से भी आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी की तरह समान अवसर होगा। अब ये अगला, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र भारत में हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति अर्थात विचार आप रख सकते हैं, शासन के समक्ष रख सकते हैं, आप मीडिया के समक्ष रखते हैं, तो आपको खुलापन है कि आप जो आपके विचार है देश के लिए, बशर्ते कि वो एक मर्यादा में रहें, कि ऐसी कुछ चीजें ना बोले जो देशद्रोह हो या जिससे किसी अन्य की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचे व्यक्तिगत, तो आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वास और धर्म, उपासना के लिए स्वतंत्र हैं। अब इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ताकि आप स्वयं की धर्म का उपासना तो करें, लेकिन किसी और के धर्म और उसकी उपासना का निंदा ना करें या उसकी बुराई ना करें, उसको हर्ट ना करें, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अब देखिए, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, इससे क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है और उसको धूमिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं कि कोई ये बड़ा आदमी है, राजा है या कुछ भी है, खैर अब तो राजा महाराजे रहे नहीं, अमीर आदमी है तो उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, गरीब की कम प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको समता है। अवसर भी सबको बराबर मिलेगा, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, जो भी है, किसी भी जाति वर्ग के हो, तो धर्म के हो, सभी को अवसर की भी समानता मिलेगी। अब इसके लिए देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए, आप देखिए, अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए सबको प्रतिष्ठा के लिए, तो इसीलिए वो आप देखेंगे संविधान में कि संविधान का अनुच्छेद जो है, संविधान का जो अनुच्छेद है 18, संविधान का अनुच्छेद 18 आप देखेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत, यहाँ कोई किसी के नाम के सामने राजा महाराजा भले बोलचाल के लिए बोल देते हैं, लेकिन संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर है, सभी की प्रतिष्ठा बराबर है, तो उसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो ये एक यहाँ स्टॉप लेंगे, तथा उन सब में, सब में, सब का बात हो रहा है, व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, तो उसकी सुनिश्चित करने वाली, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, दोनों की, व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करे, इस प्रकार की बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, तो इस प्रकार के भाईचारा को बढ़ावा दिया जाएगा जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। तो लोगों के मध्य इस प्रकार की मित्रवत, दोस्त की तरह व्यवहार करने को प्रेरित करेंगे, जिसमें एक दूसरे की गरिमा हो, कि ऐसा नहीं कि दो मित्र हैं लेकिन एक दूसरे का आदर नहीं करे, तो दोनों की गरिमा हो प्रत्येक व्यक्ति की, और उस मित्रता में राष्ट्र के लिए एकता की भावना हो, राष्ट्र की अखंडता की भावना है, अखंडता माने राष्ट्र को तोड़ने का काम न करें, देश को तोड़ने का काम न करें, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
ये फिर चौथा पॉइंट जो हमने बोला कि हमने ये बोला कि ये तीसरा पॉइंट तो ये था कि वो उद्देश्य क्या होगा, तो ये उद्देश्य पढ़ लिए कि ऐसा ऐसा होगा। अब चौथा पॉइंट बोलता है कि इसे कब दस्तखत किया गया, तो देखिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अधिनियमित का अर्थ क्या है? अधिनियमित मतलब अधिनियम में बांधना, नियम में बांधना। आत्मार्पित माने स्वयं को अर्पित करना। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार है। इसमें कुछ कुछ संशोधन हुए हैं जिसे देखते हैं क्या है कैसा है। मूल जो हमारा उद्देशिका था या प्रस्तावना था वो इस प्रकार नहीं था, इसमें कुछ एक परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि यहाँ पास पहले इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों शब्द इस प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। और साथ ही साथ ये जो है राष्ट्र की एकता के साथ ये अखंडता का शब्द है। ये अखंडता का जो शब्द है ये तीसरा शब्द है। ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में जब संविधान बना तो उस वक्त जब लिखा गया तो उस वक्त 1950 में ये तीनों शब्द नहीं थे, बल्कि इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उस वक्त ये 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे हमें याद रखना है कि ये तीनों शब्द संविधान में मूल रूप से नहीं थे। अब यदि हम इतना सब तो पढ़ लिए कि ये उद्देशिका है, क्या है कैसा है, तो ये क्या है कैसा है कहाँ जगह दिया गया है। तो देखिए जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो किताब के शुरू में प्रस्तावना होता है जिसे हम भूमिका कहते हैं। ये बताता है कि हमारा किताब कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया है और ये किताब पढ़ के हमें क्या पता चलेगा। तो ये उसी प्रकार की संविधान की उद्देशिका है, संविधान की प्रस्तावना है, भूमिका है, जो ये बताता है कि संविधान हमारा कैसा होगा और संविधान में हमें क्या मिलेगा या हमारा देश कैसा होगा। और देश इस संविधान को पढ़ने के बाद इस संविधान में जो भी लिखा है वो इसी के अंतर्गत है। उस सब का मेन उद्देश्य यही है, जो सारे शब्द इसमें लिखे हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये है, और ये संविधान की उद्देशिका। तो मूल संविधान में जैसा कहा हमने 3 शब्द इसमें से नहीं थे जिसे 1976 में जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। इस संविधान की उद्देशिका को किसी किसी विद्वान जनों ने परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि ये संविधान की उद्देशिका ये संविधान का अंग है अथवा नहीं है, इस पे बहस चल रही थी। 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, ये उद्देशिका संविधान को बनाने वाले लोगों के मस्तिष्क में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी देता है, उनके मस्तिष्क की चाबी है, ऐसा कहा था। लेकिन इसे संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया 1960। लेकिन 1973 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक निर्णय में कहा कि हाँ ये संविधान का अंग है, कि संविधान की उद्देशिका भी संविधान का अंग है, जिसे 1995 में फिर एक बार दोहराया गया कि हाँ संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान का ही एक अंग है। तो वर्तमान में तो ये कहेंगे कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग है। और ये संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो देखिए ये संविधान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका के अपने संविधान में शामिल की थी। अमेरिका का संविधान कब बना? सन 1789 में। तो अमेरिका के संविधान में संविधान का एक प्रस्तावना था, उसी को देखते हुए हमने भी एक अपने संविधान में एक प्रस्तावना रखा हुआ है। अब ये प्रस्तावना कहाँ से आया, तो हमने पढ़ा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर हमने देखा कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बार वो लोग मिले, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना। फिर जब तीसरी बार मिले 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं, रखा। तो ये उसी का कुछ संशोधित रूप है जिसे अंतिम रूप संविधान सभा ने पारित किया। तो ये उसी से निकल कर आया है संविधान की उद्देशिका। तो इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो ये हमने देख लिया, हमने इतना देख लिया कि ये उद्देशिका है क्या, तो ये उसका परिचय पत्र है संविधान का, या यूँ कहें भूमिका है, प्रस्तावना है। कहाँ से आया, इससे पहले और कहीं पर प्रावधान था क्या, और इसमें लिखे शब्दों का क्या मतलब है, और भारत को किस प्रकार वो निर्धारित करता है। देखिए इसमें जो जो लिखा है वो आज के भारत में है, तो ये कितना जरूरी है देश के लिए ये भी आपको पता है, जो लिखा है प्रत्येक शब्द। तो ये देख लिए कि संविधान क्या है, उद्देशिका क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में एक टॉपिक ये भी है कि भारत का संविधान और नेपाल के संविधान में तुलना। तो देखिए भारत का संविधान बना कब? भारत का संविधान 1946 में बनना प्रारंभ हुआ, और
1949 तक बन गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में, तो भारत का संविधान बना और तब से लेकर अभी तक है। लेकिन नेपाल के संविधान को आप देखिए, नेपाल के संविधान अभी तक 5-6 बार बनाने का प्रयास हो चुका, 5-6 बार उसका संविधान बन चुका, और अभी जो लेटेस्ट है वो सन 2015 का संविधान है उनका, तो 2015 में बना है। तो उन्होंने कई बार प्रयास किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप नेपाल में देखेंगे कि पहले राजशाही था, जैसे हमारे यहाँ भी था राजा का शासन, तो वैसे ही नेपाल में भी था। तो वो राजा ने 1990 में एक संविधान बनवा दिया, संविधान क्योंकि मांग उठ रही थी, 1990 में उन्होंने एक संविधान बना दिया, और वहाँ नेपाल में भी उसका संविधान चालू हुआ। उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स की, पार्टी रहेंगे, सरकार रहेगा, सरकार बनेगा, ये सब चालू हुआ। लेकिन राजा ने अपनी पूरी ताकत नहीं छोड़ी, पूरी पावर नहीं छोड़ी, उसने अपने आप को देश का हेड बनाए रखा। तो उसके विरुद्ध आंदोलन होने लगे। 2007 तक आते आते आंदोलन तीव्र हो गया और राजा को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी कि नहीं, संविधान बस रखने से नहीं होगा, आपको संविधान में लोकतंत्र भी देना पड़ेगा, ऐसा लोकतंत्र जिसमें पूरी ताकत जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में हो। आप केवल नाम के लिए संविधान रख दे और सारी शक्तियां अपने हाथ में रखें, ऐसा नहीं चलेगा। तो 2007 में ऐसा हुआ, और 2007 में वहाँ नेपाल में पूर्ण डेमोक्रेसी आ गया, कंप्लीट डेमोक्रेसी। और 2007 में ही अंतरिम संविधान उसका आया, जिसे बनाने का कार्य बाद में हुआ, 2015 में कंप्लीट हुआ, 2015 में लागू हुआ। तो 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ वहाँ का, 2008 में नेपाल का राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और 2015 में नए संविधान को नेपाल ने अपनाया है, जो अभी तक चल रहा है। तो वहाँ के संविधान बनते वक्त एक जो मेन चीज उसमें जगह दी गई, संविधान में उसमें जो एक मेन चीज जगह दी गई कि वहाँ केंद्रीय सत्ता के केंद्रीकरण के बजाय स्थानीयकरण को ज्यादा उसने मान्यता दिया। स्थानीयकरण का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रीय स्वशासन, कि जैसे हमारे यहाँ की सत्ता की एक राज्य की इकाई है, एक केंद्र की इकाई है, कुछ निर्णय राज्य से होते हैं, कुछ निर्णय केंद्र से होते हैं, जिसे संघीय स्वरूप कहते हैं, फेडरल सिस्टम। तो ये एक है। तो नेपाल हाँ, तो नेपाल ने जैसे कहा किया कि नेपाल ने, उनका ये मानना था कि सत्ता के जो मूल जो सारी चीज है वो स्थानीयकरण होना चाहिए और क्षेत्रीय स्वशासन को ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ये नेपाल के संविधान की बनने की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया में ये संबंध है, और वो किस प्रकार बना, उनकी मांगे क्या थी, हमारी क्या थी, और उसमें जो राजतंत्र से लेके हस्तांतरण हुआ सत्ता का, राजा ने जो बाधा डाला। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था कि 1946 में सीधा अंग्रेजों के जाने के बाद डायरेक्ट बना। तो ये दोनों में अंतर है। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके सारे जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें, और यदि कुछ सवाल हो तो भी सूचित करें, ताकि उस पर एक अगली वीडियो में कुछ और जो रह जाती है उसे आपको बताएं। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण वो खत्म हुआ। आशा है कि आपके इस चैप्टर के ज़्यादातर सवालों के जवाब इस लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें, हम आपको अलग से उसके जवाब उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।